औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और आप CMM लेक्चर्स पर मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपकी इम्तहान की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। अब इस वक्त बेटा आप फाइनल राउंड में दाखिल हो रहे हैं, दिसंबर टेस्ट आपके करीब हैं। यही वजह है कि बेटा मैं लेक्चर्स बड़ी स्पीड से कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं रोज़ाना 2-2, 3-3 लेक्चर्स को भी। मैं चाह रहा हूँ कि आपके दिसंबर टेस्ट से पहले आपकी जो पाक स्टडी की न्यू बुक है इसके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड ईयर पाक स्टडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू बुक, पेज नंबर 26। और आज बेटा हमारा उन्वान है 1973 के आइन के तहत वफाकी ढांचा। तो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1973 के आइन के तहत वफाकी ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इससे पहले कि बेटा हम बाकायदा शुरू करें, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि वफाक कहते किसको हैं। अगर बहुत दफ़ा बात हो चुकी, फिर क्लियर कर दूं। उर्दू में वफाक और इंग्लिश में कहते हैं फेडरल। एक ऐसा मुल्क जहाँ एक से ज़्यादा हुकूमतें हों, यानी ऐसा ना हो कि पूरे मुल्क में एक ही हुकूमत है, एक से ज़्यादा हुकूमत हो। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट यानी सूबे, तो हर यूनिट की अपनी अपनी हुकूमत भी होती है। यानी ऐसा मुल्क जहाँ एक से ज़्यादा हुकूमतें काम कर रही हों, ऐसे मुल्क को कहते हैं फेडरल कंट्री। पाकिस्तान फेडरल कंट्री, उर्दू में कहेंगे वफाकी मुल्क है। अब देखिए, ऊपर हुकूमत पाकिस्तान है, वो अपनी जगह पे है। फिर हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी है। हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत बलूचिस्तान, अपनी अपनी हुकूमतें भी हैं। अब जो इख्तियारात बेटा हुकूमत पाकिस्तान को हासिल हैं, उनमें सूबे दखल नहीं दे सकते। और बिल्कुल इसी तरह जो इख्तियारात सूबे की हुकूमतों को हासिल हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हासिल हैं, उनमें हुकूमत पाकिस्तान दखल नहीं दे सकती। मसलन ये बेटा आप जो किताब पढ़ रहे हैं, ये देखिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर बेटा पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। यानी ये किताब आपकी हुकूमत पंजाब में छापी है, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं छापी। तो ये आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि वफाकी मुल्क किसको कहते हैं। बल्कि पाकिस्तान में तो 3 दर्जाती ढांचा है। ऊपर एक वफाकी हुकूमत है जिसको आप हुकूमत पाकिस्तान कहें, हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत है। और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फैसलाबाद। तो हमारे यहाँ 3 तरह के निज़ाम चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमत, और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसको उर्दू में आप ज़िली निज़ाम कहेंगे। ठीक है जी। तो ऐसा मुल्क जहाँ एक से ज़्यादा हुकूमतें मौजूद हों उसको कहते हैं वफाकी मुल्क, और इंग्लिश में कहेंगे फेडरल कंट्री। ठीक है जी। तो ये सिर्फ तारुफ हुआ कि पाकिस्तान वफाकी मुल्क है, फेडरल स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो सबसे पहले सदर पाकिस्तान, जी। तो बात बेटा कर रहे थे वफाकी हुकूमत की। तो सबसे पहले देखें वफाकी हुकूमत के इदारे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। वफाक में बेटा कौन होगा? सदर पाकिस्तान होगा, वज़ीर आज़म होंगे, पार्लियामेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है। जब हम वफाकी हुकूमत की बात करेंगे तो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट होगी। ऐसे ही जब हम सूबाई हुकूमतों की बात करेंगे तो फिर गवर्नर होगा, वज़ीर आला होगा और हाई कोर्ट होगी। ठीक है जी। लेकिन आपके लेक्चर किस हवाले से है? फेडरल स्ट्रक्चर, वफाकी हुकूमत। तो वफाकी हुकूमत में बेटा सबसे पहले नाम आएगा सदर पाकिस्तान का। सदर जो हैं वो वफाक की अलामत होते हैं। सदर आइनी सरबरा होते हैं। आगे बेटा डिटेल में भी हम देखेंगे। आपको मुख्तसर बता दूं, 2 बड़े ओहदे होते हैं, सदर और वज़ीर आज़म। अच्छा, मैंने देखा है बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 2 क्यों हैं, या सदर के क्या इख्तियारात हैं, या वज़ीर आज़म के क्या इख्तियारात हैं, ज़्यादा किसके हैं। तो ये बात को समझें, रियासत के जो आइनी सरबराह होते हैं, आइनी सरबराह वो सदर होते हैं।
लेकिन जो रियासत के यानी मुल्क स्टेट के इंतज़ामी सरबराह होते हैं वो वज़ीर आज़म होते हैं। दोबारा समझ लीजिए, रियासत के आइनी सरबराह, आइन के तहत सरबराह सदर ही कहलाएगा, मुल्क का सरबराह सदर ही कहलाएगा, लेकिन इख्तियारात किसके पास होंगे? वज़ीर आज़म के पास। यानी सरबराह कौन कहलाएगा? सदर। ऑर्डर कौन जारी करेगा? सदर। दस्तखत कौन करेगा? सदर। लेकिन सदर अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी फैसला वज़ीर आज़म और उसकी काबीना करेगी, और फैसला करके किसको भेजेगी? सदर को भेजेगी। अब सदर उस पर दस्तखत करेगा। तो इसका मतलब हुआ मुल्क का जो इंतज़ामी सरबराह है, जो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो वज़ीर आज़म होता है, लेकिन रियासत का आइनी सरबराह सदर होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैं आपको एक मज़ीद मिसाल देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जिनको अब तक समझ नहीं, समझ आ जाएगी। आप बेटा एक काम से मिसाल लें, हम बुक से हट के बात करते हैं, मैं किताब की बात नहीं कर रहा। लेट्स सपोज बेटे घर है एक, मलिक मोहम्मद हयात, मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है बीसी। मलिक मोहम्मद हयात साहब का घर है, वो बूढ़े हो गए हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, आगे उनकी शादियाँ हो गई, उनकी औलादें हैं। तो अब घर के बाद नेम प्लेट किसकी लगी होगी? मलिक मोहम्मद हयात। यानी महल्ले वालों के नज़दीक और शहर वालों के नज़दीक घर का हुक्मरान कौन है, हाकिम कौन है? मलिक मोहम्मद हयात। नेम प्लेट किसके नाम की है? मलिक मोहम्मद हयात। घर किसका है? मलिक मोहम्मद हयात। लेकिन घर के अंदर उनकी मानता कोई नहीं, बूढ़े हो गए, बहुत ज़्यादा बच्चे जवान हो गए, सब अपनी अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं। और बेटा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है, वो इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो पानी मांगते हैं, उनको पानी कोई नहीं देता, घर में उनकी केयर कोई नहीं करता। यानी घर के अंदर उनके पास इख्तियार कोई नहीं है। मलिक हयात साहब के पास बच्चे जवान है, बच्चे अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, घर के अंदर उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। लेकिन महल्ले वालों की नज़र में तो घर उन्हीं का है ना, वो क्या कहेंगे जी? मलिक हयात का घर। यानी दूसरों की नज़र में घर का मालिक कौन है? मलिक हयात सरबराह। लेकिन घर के अंदर उनके पास अथॉरिटी इख्तियार नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी आसान सी मिसाल दी, आपको समझ आ गई होगी। तो दुनिया की नज़रों के सामने सरबराह कौन है? सदर पाकिस्तान। वो जिस तरह बताया, घर के बाद प्लेट लगी है मलिक मोहम्मद हयात। तो दुनिया के सामने सरबराह कौन है? सदर। मुल्क का आइनी सरबराह कौन है? सदर। कानून पे दस्तखत कौन करेगा? सदर। लेकिन वज़ीर आज़म की सिफारिश पर, यानी फैसला वज़ीर आज़म का होगा, वज़ीर आज़म रिकमेंडेशन दे के भेजेगा और उस पर सदर दस्तखत करेगा। तो फिर मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मुल्क का इंतज़ामी सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है, सदर मुल्क का सिर्फ आइनी सरबराह होता है। मैंने आपको 2-3 मिसालें दी, आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा बेटा, ऐसा सिस्टम जिससे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म हो, उसको कहते हैं पार्लिमानी मुल्क, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो आपको पता हो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सदर वज़ीर आज़म दोनों होते हैं। सदर सिर्फ आइनी सरबराह होता है, लेकिन मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आज़म होता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बेटा? पार्लियामेंट्री कंट्री। तो आपको मैं बार बार ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी मुल्क है। वफाक भी है, यानी एक से ज़्यादा हुकूमतें, और पार्लिमानी भी है। अच्छा, अब यूँ समझे, इसके अगेंस्ट एक और भी सिस्टम होता है, इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, सदारती निज़ाम। उसमें सिर्फ सदर होता है। जिस तरह पाकिस्तान में 1962 में बेटा सदारती निज़ाम था, यानी 62 के आइन में वज़ीर आज़म था ही नहीं, सिर्फ सदर था, सारे इख्तियारात सदर के पास थे। तो आप अमेरिका की मिसाल ले लें बेटा, अमेरिका में सदारती निज़ाम है। आपको पता है अमेरिका का सदर होता है, वज़ीर आज़म नहीं होता। तो ऐसा मुल्क जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव सदर हो, कहेंगे या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सदारती निज़ाम है। लेकिन ऐसा मुल्क जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वज़ीर आज़म हो, इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आज़म हो, उसको कहेंगे पार्लिमानी कंट्री या पार्लियामेंट्री कंट्री इंग्लिश में। तो याद रखिए, पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी मुल्क है। अब आपको समझ आ गया होगा सदर आज़म के फ़र्क का। एक और बात भी है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ कौमी असम्बली करती है, वो सिर्फ कौमी असम्बली का नुमाइंदा होता है। सदर क्योंकि बेटा पूरे मुल्क का आइनी सरबराह है, तो सदर का इंतखाब कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मिल के करती हैं। क्योंकि सदर वफाक की अलामत है, सदर का इंतखाब पूरे पाकिस्तान से होता है, वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली करती है। दोनों 5-5 साल के लिए होते हैं सदर वज़ीर आज़म। ठीक है जी। तो ये बेटा सिर्फ आपको फ़र्क समझाया है सदर और वज़ीर आज़म का।
आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब बाकायदा आपकी किताब की तरफ आते हैं, क्योंकि बेटा कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, लेकिन पढ़नी आपने किताब भी है, सवाल आपको किताब से आने हैं। तो किताब में बेटा वफाकी हुकूमत की बात हो रही है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर यानी वफाकी हुकूमत के कौन कौन से अहदेदार होते हैं। सबसे पहले सदर ममलकत, जो भी आपको बताया, मुल्क के आइनी सरबराह होते हैं। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मुल्क का सरबराह सदर पाकिस्तान होता है, जिसका इंतखाब दोनों ऐवानों के अरकान और सूबाई असम्बलियों के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। अभी बेटा दोनों ऐवान किसके हैं? पार्लियामेंट के, यानी कौमी असम्बली और सेनेट। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में तफसील से, कौमी असम्बली और सेनेट। कौमी असम्बली लोअर फ्लोर, सेनेट अपर फ्लोर। कौमी असम्बली में आबादी की बुनियाद पर सीटें होती हैं, यानी जिस शहर की आबादी ज़्यादा होगी सीटें ज़्यादा होंगी। सेनेट में चारों सूबों की सीटें बराबर होती हैं। मतलब ये था कि छोटे सूबों में एहसास महरूमी पैदा ना हो। ठीक है जी। तो कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबे मिल के सदर का इंतखाब करते हैं। कितने अरसे के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर आए, सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करता है। ये बेटा मैंने अभी आपको बहुत तफसील से बताया। साइन सदर के होंगे, दस्तखत सदर के होंगे, लेकिन सदर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम करेगा, यानी फैसला वज़ीर आज़म और उसकी काबीना करते हैं और करके सदर के पास समरी भेजी जाती है, सदर साइन करता है। बेटा कल ही की बात है, ये साथ साथ लाइव लेक्चर आपके पास जा रहे हैं बेटा, यानी जो आज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आज ही आपके पास आ रहा है। तो आप देखें, कल नए आर्मी चीफ का तयन हुआ, तो फैसला किसने किया? वज़ीर आज़म उसकी काबीना ने नए आर्मी चीफ को मुकर्रर किया, और फिर समरी किसको भेज दी? सदर को। डिसीजन किसका था? प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट का। समरी सदर को भेज दी, सदर ने उस पर साइन कर दिए, तो इस तरह आर्मी चीफ आ गया। ठीक है जी। तो ये यानी आपको पता हो, दस्तखत सदर के होंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी नहीं करेगा, वज़ीर आज़म के एडवाइस पर। आगे चले बेटा, पार्लियामेंट जिन बिलों को मंजूर करती है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में बेटा, कानून बनने का तरीकाकार क्या होता है। हमारे यहाँ 2 फ्लोर हैं, कौमी असम्बली और सेनेट। पहले उसको दोनों मंजूर करें, तरतीब जरूरी नहीं होती, पहले कौमी असम्बली मंजूर कर ले बाद में सेनेट कर ले, या पहले सेनेट कर ले बाद में कौमी असम्बली, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्त यह है कि जब कोई नया कानून बनाना हो तो असम्बली में बिल पेश होता है, दोनों फ्लोर उसको मंजूर करते हैं। जब कौमी असम्बली सेनेट दोनों मंजूर कर लेते हैं तो फिर उसकी समरी सदर को भेजी जाती है, सदर उस पर दस्तखत करता है, तो वो कानून बन जाता है। अब ये बेटा सदर के पास 2 इख्तियार आ गए। एक तो ये है कि सदर के पास समरी आए, वो दस्तखत कर देगा तो कानून बन जाएगा। दूसरी शक्ल ये भी है कि अगर सदर समझता है कि इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए, तो सदर उसको एतराज़ लगा के वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में, क्योंकि कानून पार्लियामेंट ने बनाना है। याद रखिए, कानून पार्लियामेंट ने बनाना होता है। पार्लियामेंट ने कानून बना के भेजा, सदर ने एतराज़ करके वापस भेज दिया कि ज़रा इसको रिकन्सीडर करें, दोबारा देखें। असम्बली दोबारा गौर करेगी, और अगर असम्बली समझती है कि सदर की तरामीम मुनासिब नहीं है और पार्लियामेंट ये समझे कि जो कानून हमने पहले मंजूर किया था वही ठीक है, हम सदर के कहने पे तब्दीली नहीं करेंगे, उसी को असम्बली दोबारा मंजूर कर ले, पहले वाले कानून को, और दोबारा सदर को भेजे, तो अब सदर दस्तखत करने का पाबंद है। अब सदर इनकार नहीं कर सकता। बात समझे? क्योंकि देखिए ना, पार्लियामेंट में पूरे मुल्क के नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और एक सदर इनकार कर दे, तो क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं बेटा? सुप्रीम तो पार्लियामेंट है, कानून तो पार्लियामेंट ने बनाना है। पार्लियामेंट में ने कौमी असम्बली ने पास किया, सेनेट ने पास किया, एक सदर रिजेक्ट कर देता है, तो सदर ये तो कर सकता है, या तो साइन करके मंजूर कर ले, या एतराज़ लगा के वापस भेज दे। पार्लियामेंट एतराज़ को रिकन्सीडर करेगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा भेज दे कि नहीं जनाब हमें आपका एतराज़ कबूल नहीं, एज इट इज़ इस पे साइन करें, तो अब सदर दस्तखत करने का पाबंद है, वो इनकार नहीं कर सकता। सदर दस्तखत करेगा, कानून बन जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज सदर फिर दस्तखत नहीं करता, सदर फिर दस्तखत नहीं करता, तो अब आप समझ जाएं कि कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा, यानी सदर के दस्तखत के बगैर भी कानून बन जाएगा, वो बेशक ना करे। तो क्योंकि सदर को पता है कानून तो बन ही जाना है, इसलिए सदर दस्तखत कर देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि यानी यू कैन से कि सदर रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल होगा कि पार्लियामेंट ने भेजा, सदर ने दस्तखत करने ही करने,
वो एक दफ़ा इनकार कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट दोबारा भेजे तो वो इनकार नहीं कर सकता। ठीक है जी। मैं एक ही बात बेटा बार बार कह रहा हूँ कि नाम सदर का इस्तेमाल होता है, साइन सदर के होते हैं, लेकिन सदर किसके मशवरे पर चलता है? पार्लियामेंट के, वज़ीर आज़म के। सदर का एक और इख्तियार पे बेटा वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसको इंग्लिश में भी ऑर्डिनेंस कहते हैं, उर्दू में भी ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस आप समझ लें मुल्क के लिए आर्जी कानून। देखिए, अचानक ज़रूरत पड़ गई कानून बनाने की, कानून पार्लियामेंट ने बनाना है और पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, यानी स्पीकर पहले पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगा, मेंबरान इकट्ठे होंगे, इजलास शुरू होगा, तो बाज़ औक़ात एमरजेंसी भी तो होती है ना कि आपने फ़ौरन कोई एक्शन लेना है, तो फिर सदर फ़ौरन कानून बना सकता है, लेकिन याद रखें वो कानून आर्जी होगा, मुस्तकिल नहीं होगा। सदर के बनाए हुए आर्जी कानून को ऑर्डिनेंस कहते हैं। सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, वो कानून बन जाएगा, लेकिन आर्जी होगा सिर्फ 90 दिन के लिए, सिर्फ 90 दिन के लिए। अब दो शक्लें हैं। सदर ने ऑर्डिनेंस बना दिया, अगर 90 दिन के अंदर अंदर असेंबली उसको मंजूर कर लेती है तो वो कानून बन जाएगा। अगर 90 दिन के अंदर असेंबली मंजूर नहीं करती तो फिर बेटा वो ऑर्डिनेंस मनसूख हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी सदर का बनाया हुआ कानून 90 दिन बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। समझिए बात। जो पार्लियामेंट बेटा कानून बनाती है वो तो मुस्तकिल होता है, हमेशा के लिए होता है, लेकिन जो सदर आर्जी कानून बनाता है सिर्फ 90 दिन के लिए होता है ऑर्डिनेंस। लेकिन अगेन वही बात कि सदर भी ऑर्डिनेंस अपनी मर्जी से जारी नहीं करेगा, वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन पे जारी करेगा, क्योंकि बेटा पाकिस्तान पार्लिमानी मुल्क है और पार्लिमानी मुल्क में इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। आगे चले बेटा, सदर सफ़ीरों का तकर्रुर करता है और मुल्क के सफ़ीरों के कागजात नामजदगी वसूल करता है। सफ़ीर बेटा कौन होता है? यानी एक मुल्क के जो दूसरे मुल्क में नुमाइंदे होते हैं, जिसको आप एम्बेसडर्स कहते हैं, उर्दू में सफ़ीर कहेंगे। तो सदर पाकिस्तान ही अपॉइंटमेंट करता है कि दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के कौन कौन से सफ़ीर जाएंगे, उसकी अपॉइंटमेंट सदर करेगा। और ऐसे ही जो दूसरे मुल्कों के सफ़ीर पाकिस्तान आएंगे तो उनकी अपॉइंटमेंट, ज़ाहिर अपॉइंटमेंट लेके आएंगे ना कि हम सफ़ीर हैं, तो उनकी जो कागजात हैं उनको वसूल भी सदर करेगा। यानी दूसरे मुल्कों के सफ़ीर आएंगे, उनके कागजात भी सदर वसूल करेगा, यानी उनको अलाउ करेगा कि आप पाकिस्तान में सफ़ीर है, और जब पाकिस्तान के सफ़ीर बाहर जाएंगे वो भी सदर ही करेगा। लेकिन मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, सदर जितने भी ऑर्डर करेगा अपनी मर्जी से नहीं करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पे करेगा। और इख्तियार देखें बेटा, अगर मुल्क को कि ख़तरा हो अचानक, जिस तरह अचानक जंग छिड़ जाती है दुश्मन के साथ, या अचानक बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई बहुत बड़ा मामला हो, तो सदर को इख्तियार है कि हंगामी हालात का ऐलान कर सकता है, यानी इसको इंग्लिश में आप एमरजेंसी कहते हैं। सदर एमरजेंसी भी लगा सकता है, ये इख्तियार सदर का है। एमरजेंसी क्यों लगाई जाती है बेटा? एमरजेंसी का मतलब ये होता है कि जो आम तौर पे रूटीन मैटर्स को फिर वाइंड अप किया जाता है और किसी एक चीज़ पर सारी तवज्जो दे दी जाती है, उसको एमरजेंसी कहते हैं। एमरजेंसी में आवाम के कुछ बुनियादी हकूक़ भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब एमरजेंसी होगी तो फिर एमरजेंसी सूरत हाल को पहले देखा जाएगा, हकूक़ बाद में आएंगे। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो सदर हंगामी हालत यानी एमरजेंसी का ऐलान भी कर सकता है। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं 1973 के आइन के तहत वफाकी ढांचा, यानी आइन के तहत रियासती इदारों के क्या इख्तियारात होंगे। हमने सबसे पहले देखा बेटा सदर के इख्तियारात, जो मुल्क का आइनी सरबराह होता है। और अब आ जाए वज़ीर आज़म की तरफ, जो बेटा मैं पहले ही वजाहत कर चुका हूँ। पाकिस्तान पार्लिमानी मुल्क है, उर्दू में कहेंगे पार्लिमानी, इंग्लिश में कहेंगे पार्लियामेंट्री, यानी टी आ जाएगा। पार्लिमानी मुल्क में रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है। तो उसके इख्तियारात देखें बेटा, वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। सदर क्या होता है? मुल्क का आइनी सरबराह। सदर मुल्क का आइनी सरबराह होता है, वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, यानी असल चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म ही होता है। आपने बेटा पढ़ा सदर का इंतखाब कौन करता है? पार्लियामेंट, यानी असम्बली के दोनों फ्लोर और चारों सूबाई असम्बलियाँ मिल के सदर का इंतखाब करती हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ कौमी असम्बली करती है। यानी बड़ी सिंपल सी बात, कौमी असम्बली में पूरे मुल्क के नुमाइंदे होते हैं। वो सियासी जमात बेटा जिसके नुमाइंदे सबसे ज़्यादा होंगे, तो ज़ाहिर है उसकी अक्सरियती जमात होगी, और फिर उस अक्सरियती जमात से वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। यानी जो पार्टी इलेक्शन जीतती है
तो जो उस पार्टी का सरबराह होता है वो वज़ीर आज़म बन जाता है। लेकिन इंतखाब कौन करता है? सिर्फ कौमी असम्बली। हम बेटा पहले देख चुके कि मुद्दत 5 साल होती है, सदर का इंतखाब भी 5 साल के लिए होता है, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी 5 साल के लिए होता है, यानी 5 साल के बाद उन्हें अपना ओहदा छोड़ना पड़ता है। मगर ज़हन में रखें, ये ज़रूरी नहीं कि 5 साल वो पूरे करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप यूँ समझे, आप ये कह सकते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बाद तो उनको जाना ही होता है। लेकिन याद रखें बेटा, जो असम्बली वज़ीर आज़म बना सकती है वो वज़ीर आज़म को हटा भी सकती है। सिंपल सी बात है ना, जो अदारा अथॉरिटी दे सकता है वापस भी ले सकता है। तो कौमी असम्बली वज़ीर आज़म का इंतखाब करती है, लेकिन अगर कौमी असम्बली के अरकान ये समझें कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही तो वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएगा, कोई एक मेंबर उस पर वोटिंग होगी। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। ठीक है, इंतखाब होता है 5 साल के लिए, लेकिन अगर कौमी असम्बली को वज़ीर आज़म पर एतमाद ना रहे तो वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं। बेटा आपके सामने अभी ताज़ा मिसाल है, इमरान खान 2018 का इलेक्शन जीते थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हो गई, अदम एतमाद पेश हुई, अदम एतमाद कामयाब हो गई और उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे। हालांकि इमरान खान 5 साल के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, लेकिन 3.5 साल बाद हटा दिया गया। अब बाकी 1.5 साल के लिए आप जानते हैं शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म है। ठीक है जी, तो यानी वो कब तक वज़ीर आज़म रहेगा? जब तक उसे असम्बली का एतमाद हासिल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वज़ीर आज़म की मदद के लिए वफाकी काबीना होती है, जिसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से करते हैं। बेटा सिंपल, जिसको आप मिनिस्टर कहते हैं, हर महकमे का सरबराह। मुल्क में मुख्तलिफ महकमे होते हैं ना, ये महकमा तालीम है, महकमा ज़राअत है, महकमा सेहत है, अमूर दाखिला हैं, अमूर खारजा हैं। ये क्या है? महकमे हैं, डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का जो सियासी सरबराह होता है उसको मिनिस्टर कहते हैं, उर्दू में वज़ीर कहते हैं। यानी वज़ीर आज़म क्या करेगा? अपनी काबीना में से जो उसके साथी हैं, हर महकमे का एक हेड मुकर्रर कर देगा जिसको वज़ीर कहेंगे। ठीक है, वज़ीर कौन होते हैं? ये वज़ीर आज़म का साथ देते हैं। देखिए, अकेला वज़ीर आज़म गवर्नमेंट नहीं चला सकता, वो क्या करता है? अपनी एक टीम बनाता है। यूँ समझ लें कि जो वज़ीर आज़म की टीम होती है, जो वज़ीर आज़म के साथ मिल के काम करती है, और टीम में मेंबरान क्या होते हैं? हर महकमे के सरबराह होते हैं, उनको कहा जाता है वज़ीर या मिनिस्टर। और उन मिनिस्टर को बेटा कलेक्टिवली कहते हैं काबीना। उर्दू में कहेंगे काबीना, इंग्लिश में कहेंगे कैबिनेट। यानी वज़ीरों को ही काबीना कहा जाता है। अब बच्चे फिर परेशान होते हैं, वज़ीर और काबीना में फ़र्क। बेटा सिंपल सी बात, देखिए आप अकेले हैं तो स्टूडेंट हैं, आप एक हैं तो स्टूडेंट हैं, लेकिन जब सारे इकट्ठे बैठे होंगे तो स्टूडेंट नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे क्लास, कहेंगे क्लास सेकेंड ईयर। अलग अलग आप स्टूडेंट हैं, मिल के क्या बन गए? क्लास। तो ऐसे ही जब वो अलग अलग होते हैं तो वज़ीर होते हैं, लेकिन उनका कलेक्टिव नेम क्या होता है? काबीना। उर्दू में काबीना, इंग्लिश में कैबिनेट। उर्दू में वफाकी काबीना, इंग्लिश में कहेंगे फेडरल कैबिनेट, जिसमें वज़ीर होते हैं। ये वज़ीर आज़म के साथी होते हैं, वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा होते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म बेटा वज़ीर कहाँ से बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट में से। यानी ये नहीं होता वज़ीर आज़म जिसको चाहे वज़ीर बना दे, जो पार्लियामेंट में जीत कर आया है, यानी जो पार्लियामेंट का मेंबर है, बेशक कौमी असम्बली का मेंबर हो या सेनेट का मेंबर हो। तो जब इलेक्शन होते हैं, वो लोग जो इलेक्शन जीत कर आते हैं, उनमें से वज़ीर आज़म वज़ीर बनाता है। तो वज़ीर कौन होते हैं? ये वज़ीर आज़म के साथी होते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। ठीक है जी, आगे चलें वज़ीरों के बारे में। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपनी कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। बेटा अभी बताया ना, हर महकमे का एक वज़ीर होगा। मसलन हम क्योंकि एजुकेशन से, तो वज़ीर तालीम की मिसाल ले लें, एक वज़ीर तालीम है। अब अगर पार्लियामेंट में एजुकेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन करे, पार्लियामेंट के अरकान को हक होता है सवाल करने का, तालीम के बारे में कोई भी सवाल किया जाए, तो जो तालीम का वज़ीर है वो जवाब देगा, जवाब देने का पाबंद है। ठीक है, ऐसी पार्लियामेंट के अंदर कोई सवाल एग्रीकल्चर के बारे में हो गया, ज़राअत के बारे में हो गया, तो जो ज़राअत का वज़ीर होगा, एरीगेशन मिनिस्टर होगा, वो जवाब देने का पाबंद होगा। याद रखें, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना हुकूमत चलाते हैं,
लेकिन ये पार्लियामेंट के आगे जवाबदेह होते हैं, यानी दे आर आंसरेबल बिफोर द पार्लियामेंट। क्यों? कि पार्लियामेंट नहीं बनाया ना, कौमी असम्बली ने ही वज़ीर आज़म को बनाया है, और कौमी असम्बली चाहे तो वज़ीर आज़म को हटा सकती है। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना यानी उसके साथी कारकर्दगी के लिए काबीना के सामने जवाबदेह होते हैं। ये तो बेटा आपने देख ही लिया कि वज़ीर आज़म क्या होता है, वो दरअसल इंतज़ामिया का सरबराह होता है, हुकूमत का सरबराह होता है। वज़ीर आज़म को कानून साजी, बजट और दिफा में खास इख्तियारात हासिल होते हैं। अब यहाँ बेटा समझें कि वज़ीर आज़म को इख्तियारात कैसे हासिल होते हैं। देखिए वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म वही है जिसकी जमात की मेजॉरिटी है। असम्बली में मेजॉरिटी है तो वज़ीर आज़म है ना। तो जब वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ एक ऐसी पार्टी से है जिसकी मेजॉरिटी है, तो फिर अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर वज़ीर आज़म आराम से बजट भी पास करवा लेगा कौमी असम्बली से, और अपनी मर्ज़ी की कानून साजी भी कर लेगा, और उसको सारे इख्तियारात होंगे क्योंकि असम्बली में उसकी अक्सरियत है। जब वज़ीर आज़म की असम्बली में अक्सरियत नहीं रहेगी तो फिर वो कानून भी पास नहीं करा सकेगा, और असल बात है फिर वो वज़ीर आज़म भी नहीं रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात होगी ना जी। आगे चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। मैंने भी आपको बताया कि वज़ीर आज़म के कुछ साथी मददगार होते हैं जो हुकूमत चलाने में उसकी मदद करते हैं, उसको वज़ीर कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, इंग्लिश में उसको कैबिनेट कहते हैं। तो जो वज़ीर आज़म के साथी होंगे उसको वफाकी काबीना कहेंगे, और इस तरह जो सूबों में होते हैं वो सूबाई काबीना, लेकिन इस वक्त हम वफाक को पढ़ रहे हैं। तो वफाकी काबीना बेटा क्या है? उसमें वज़ीर आज़म होते हैं और वज़ीर होते हैं, यानी तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म मिल के इनका कलेक्टिव नेम क्या होता है? वफाकी काबीना। तो ये जो मुल्क का इंतज़ाम चला रही होती है ना, वो दरअसल कौन चला रही होती है? वफाकी काबीना। वज़ीर आज़म और उसके साथी मिल के मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं। बेटा आपको बार बार बता रहा हूँ कि सरबराह कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है। तो वज़ीर आज़म और उसके साथी जो मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं तो हम कहेंगे काबीना मुल्क का इंतज़ाम चलाती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। काबीना में दो किस्म के वज़रा होते हैं। काबीना में कौन होते हैं? वज़ीर। वज़ीर की जमा क्या है? वज़रा। तो वज़रा दो तरह के होते हैं, एक होता है वफाकी वज़ीर, एक होता है सूबाई वज़ीर। सॉरी गलत कह दिया। दो तरह के वज़ीर होते हैं, एक होता है वफाकी वज़ीर और दूसरा होता है वज़ीर ममलकत। वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलकत। दोबारा सुन लें, वज़ीर दो तरह के, वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलकत। वफाकी वज़ीर को इंग्लिश में कहेंगे फेडरल मिनिस्टर, और वज़ीर ममलकत को कहेंगे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वफाकी वज़ीर फेडरल मिनिस्टर, वज़ीर ममलकत मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वफाकी वज़ीर बड़ा होता है, वज़ीर ममलकत छोटा होता है। तो आइए तफसील से देखते हैं वज़रा की दो किस्म, वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलकत। यह एक बात समझ लें कि दोनों ही वज़ीर, खा वफाकी वज़ीर हो या वज़ीर ममलकत हो, वो कब तक वज़ीर रहेंगे? जब तक उन्हें वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल रहेगा। वो वज़ीर आज़म के साथी है ना, यानी वज़ीर आज़म जब चाहे वज़ीर को बदल सकता है। वज़ीर उस वक्त तक है जब तक वो वज़ीर आज़म की तौक़ात पे पूरा होता रहे, और वज़ीर आज़म समझे कि ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर रहे तो वज़ीर आज़म क्या करेंगे? उस वज़ीर को हटा के किसी और को वज़ीर बना देंगे। हाँ, एक शर्त है, वज़ीर उसको बनाया जाएगा जो असम्बली का मेंबर हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, बाहर से वज़ीर नहीं बन सकते। ठीक है जी। आगे देखिए इक़साम। मैंने भी आपको बताया वज़ीर दो तरह के होते हैं, वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर। तो सबसे पहले देखते हैं हम वफाकी वज़ीर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल मिनिस्टर। वो क्या होता है? वफाकी वज़ीर बेटा पूरी वजारत यानी महकमे का सियासी सरबराह होता है, पूरे महकमे का। मसलन महकमा तालीम है तो पूरे महकमे का सरबराह कौन होगा? वज़ीर तालीम। ज़राअत है तो ज़राअत के पूरे महकमे का सरबराह कौन होगा? वज़ीर ज़राअत। वज़ीर का काम क्या होता है? ये अपनी वजारत यानी महकमा, जिसको डिपार्टमेंट कहते हैं, अपनी वजारत वज़ीर आज़म के दरमियान राबताकार की हैसियत रखता है। राबताकार राब्ते का ज़रिया बनता है। ठीक है जी। यानी देखिए महकमे तो बहुत से हैं, तो महकमों का राबता किस तरह से होता है वज़ीर आज़म के साथ? वज़ीर के ज़रिए।
आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट, ऐवान में अपनी वजारत की नुमाइंदगी करता है, नेज़ अपनी वजारत पर दिए गए सवालात के जवाब देता है। वफाकी वजीर कौन होता है? अपनी महकमे की नुमाइंदगी करता है। यानी वजीर तालीम है तो वो तालीम की नुमाइंदगी करेगा, वजीर ज़राअत है तो ज़राअत की नुमाइंदगी करेगा, वजीर सनत है तो सनत की नुमाइंदगी करेगा। ठीक है जी। और दूसरा, वफाकी काबीना में जब सवाल किया जाएगा तो जिस महकमे के बारे में सवाल किया जाएगा वजीर उसका जवाब देने का पाबंद है। ठीक है जी। ये क्या हो गया? वफाकी वजीर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल मिनिस्टर। तो बेटा हमने अभी पढ़ा वजीरों की दो किस्में होती हैं। वफाकी वजीर के बाद दूसरा कौन है? वजीर ममलकत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब सबसे पहले फ़र्क देखें, वफाकी वजीर और वजीर ममलकत में फ़र्क क्या है। मैंने भी आपको बेटा बताया, वफाकी वजीर बड़ा होता है, वजीर ममलकत छोटा होता है। वफाकी वजीर पूरे महकमे का सरबराह होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है एक महकमे में मुख्तलिफ हिस्से कर दिए जाते हैं, इसको डिवीजन कह देते हैं। यानी एक तो वो डिवीजन बेटा शहर वाला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन, वो डिवीजन नहीं है। यहाँ डिवीजन का मतलब पार्ट है। एक पूरा महकमा है, आपने महकमों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया तो उसको कहेंगे डिवीजन। अब जो हर डिवीजन का सरबराह होगा वो होगा वजीर ममलकत। पूरे महकमे का सरबराह कौन है? वफाकी वजीर। एक महकमे में कई डिवीजन है, हर डिवीजन का सरबराह कौन है? वजीर ममलकत। ठीक है। तो यूं समझे वफाकी वजीर ऊपर है, उसका मर्तबा ज्यादा है, वजीर ममलकत कम है, उसका मर्तबा नीचे। पूरे महकमे का जो सरबराह वफाकी वजीर होगा, उसके तहत जो डिफरेंट डिवीजन है, हर डिवीजन का जो सरबराह है वो कौन होगा? वजीर ममलकत होगा। ठीक है जी। तो आप यूँ देखिए, वजीर ममलकत का क्या लिखा हुआ है कि एक वजारत के अंदर एक से ज़्यादा डिवीजन होते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और हर डिवीजन का जो सरबराह होगा वो कौन होगा? वजीर ममलकत होगा। ठीक है जी। आगे चलें, ये जो आपको बात बताई, वजीर ममलकत डिवीजन का सियासी सरबराह होता है, जो अपनी डिवीजन और वजीर आज़म के दरमियान राब्ते का काम करता है। ठीक है। यानी एक ब्रिज का काम करता है। देखिए ना बेटा, महकमे तो बहुत ज़्यादा होते हैं हर मुल्क में। पाकिस्तान में आप मेरे ख्याल में 25-30 से तो ज़्यादा महकमे हैं। अब वज़ीर आज़म डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना हर महकमे में, तो वो किसके ज़रिए उसने वज़ीर बना दिए, वज़ीर ममलकत बना दिए, और उनके ज़रिए से वो महकमों की निगरानी करता है। ठीक है जी। अब वफाकी वज़ीर कौन था बेटा? वो असम्बली के अंदर पूरे महकमे की नुमाइंदगी कर रहा है। और वज़ीर ममलकत कौन है? वज़ीर ममलकत जो अपने डिवीजन की नुमाइंदगी कर रहा है। तो अगर उस डिवीजन के बारे में कोई सवाल, अच्छा बेटा डिवीजन की वजाहत भी कर दूँ, बात क्लियर हो जाए। जिस तरह बेटा महकमा तालीम है, अब एक महकमा है तो महकमा तालीम का ओवरऑल इंचार्ज कौन होगा? वज़ीर तालीम। अब इसमें डिवीजन कर दें, यानी आप मसलन प्राइमरी एजुकेशन अलग कर दें, है तो महकमा तालीम ही, प्राइमरी एजुकेशन अलग कर दें, सेकेंडरी एजुकेशन अलग कर दें, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अलग कर दें, टेक्निकल एजुकेशन अलग कर दें, तो ये क्या बन गए? डिफरेंट डिवीजन हो गए। आप ये कर सकते हैं कि जो स्कूल्स और कॉलेज का वज़ीर ममलकत और हो, यूनिवर्सिटी का और हो, तो नहीं, महकमा तालीम तो एक है, उसके में डिफरेंट पार्ट्स कर दिए ना, टेक्निकल एजुकेशन कर दी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कर दी, स्कूल एजुकेशन कर दी। तो अब अगर एक स्कूल एजुकेशन का डिवीजन है, उसका सरबराह होगा वज़ीर ममलकत, और पूरे महकमे का सरबराह वफाकी वज़ीर ऊपर होगा, वज़ीर ममलकत नीचे होगा। तो अगर अब स्कूल के बारे में कोई सवाल किया जाता है पार्लियामेंट में, तो वो कौन जवाब देगा? वज़ीर ममलकत, क्योंकि वो उसका इंचार्ज है। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गई होगी ये दो वज़ीर क्यों होते हैं, वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलकत। वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलकत और वज़ीर आज़म, ये तीनों मिलके क्या बन जाती है? काबीना, जिसको कैबिनेट कहते हैं। और एक्चुअली कैबिनेट ही तमाम फैसले करती है, और कैबिनेट जो फैसला कर लेती है वो फिर सदर को भेजती है, जिसको समरी कहते हैं। सदर उस पर दस्तखत करता है तो वो कानून बन जाता है। ठीक है बेटा। तो आज हमने लेक्चर कर रहे हैं 1973 के आइन के तहत वफाकी ढांचा। ये बेटा लंबा लेक्चर है,
दूसरा हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। आज हमने देखा सदर क्या होता है, वज़ीर आज़म क्या होती है, वफाकी काबीना क्या होती है और वज़ीर कितने किस्म के होते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है बेटा कुछ अंदर मुश्किल बातें थी आपको समझ आ गई होंगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट बेटा क्लियर हो जाए तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, बल्कि अपने लफ्ज़ों में ही लिखा करें, रट्टा ना मारा करें। हम बेटा कोशिश करते हैं आपकी कामयाबी के लिए जो कर सकते हैं, मेहनत आप कीजिए बेटा, इंशाल्लाह रहनुमाई हम करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।